नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल जलाल और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। सबसे पहले बच्चों आप लोग जानो कि व्हाट इज ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड को कभी कभी हम लोग ऑक्सी एसिड्स के रूप में भी काउंट करते हैं। तो एसिड को हम लोग दरअसल दो तरीकों से बांटते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या जान रहे हैं कि एसिड जो होता है वो दो तरीकों से कैसे हम लोग बांटते हैं। एक नॉन ऑक्सी एसिड और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बच्चों नाम दे देते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बेसिक डिफरेंस होता है ऑक्सी एसिड और नॉन ऑक्सी एसिड में, इसे बच्चों अगर आप लोग जानना चाहो तो वैसा एसिड जो कि H प्लस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो H प्लस किसी ऑक्सीजन से अटैच नहीं है तो उसे बच्चों हम लोग क्या नाम दे देंगे, नॉन ऑक्सी एसिड। और वैसा एसिड जो कि हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन से अटैच है तो उसे बच्चों हम लोग क्या नाम दे देंगे, ऑक्सी एसिड। तो ध्यान से बच्चों में यहाँ पर देखो ऑक्सी एसिड दरअसल कहलाता क्या है। जैसे कि हम लोग बात करें H3PO4, जैसे कि बात करें H2SO4, जैसे कि बात करें HClO4 वगैरह वगैरह कई तरह के एसिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सी एसिड समझने के लिए हम लोगों को इन सारे एसिड के स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। जैसे H3PO4 की बात करूं तो H3PO4 का स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कुछ इस तरह से होता है। OH दिख रहा है बच्चों। ये H2SO4 के स्ट्रक्चर की बात करें तो HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और यहाँ HClO4 जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से होता है जो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें कि H3PO4 जो है वो जब पानी में आयनाइज होता है तो 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसी तरह H2SO4 जब पानी में हाइड्रोलाइज होता है तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्रोड्यूस करता है। और HClO4 जैसे पानी में हाइड्रोलाइज होगा तो ये H प्लस प्लस ClO3 माइनस जो है कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि H3PO4 जो ये 3H प्लस छोड़ा ना, ये 3H प्लस कहाँ से आया होगा, एक H प्लस ये, एक H प्लस ये और एक H प्लस ये, यानी कि ये जब पानी में आयनाइज होगा तो 3H प्लस प्लस बाकी जगह स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखो बिना बोर हुए तो आप लोग देखोगे कि ये 3H प्लस जैसे छूटेगा तो इन तीनों ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो H2SO4 आयनाइज हुआ तो ये 2H प्लस दिया, वो 2H प्लस आया कहाँ से होगा, एक H प्लस यहाँ से और एक H प्लस यहाँ से। ये H प्लस जो निकला ट्वाइस ऑफ H प्लस जो यहाँ से और यहाँ से निकला, उसके निकलने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक माइनस यहाँ आ जाएगा बच्चों और एक माइनस चार्ज जो है वो इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह HClO4 जिसे परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये कितना H प्लस लिबरेट कर रहा है, ये तो वो H प्लस यहाँ पर से आया होगा और ये H प्लस जैसे ये छोड़ा होगा तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और बाकी C पर डबल, क्लोरीन पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आप लोगों को नजर आ रहा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो आप लोगों को ये H प्लस मिल रहा है ये सारा का सारा H प्लस कहाँ से आ रहा है, वो सारा का सारा H प्लस किसी ना किसी ऑक्सीजन पर अटैच था, वो सारा का सारा H प्लस किसी ना किसी ऑक्सीजन पर अटैच था। तो इस वजह से बच्चों हम लोग इस तरह के एसिड को क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सी एसिड। ये जो एसिड आप लोगों को नजर आ रहा है कौन सा एसिड, H3PO4 H2SO4 HClO4, ये सबका सब क्या है, ऑक्सी एसिड। कहने का मतलब ऑक्सी एसिड बोलते हैं किसको, वो सारा एसिड जो कि H प्लस तो दे लेकिन वो H प्लस जो है वो किसी ऑक्सीजन से अटैच हो मॉलिक्यूल के अंदर तो उसे हम लोग ऑक्सी एसिड बोलेंगे। जैसे अब हम लोग HCl HBr और HI की बात करें तो यहाँ पर भी H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये सारा एसिड जो है, ये सारा सब्सटेंस जो है, ये सारा सब्सटेंस भी दरअसल एसिड के ही तरह काम कर रहा है। ये भी H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये H प्लस दरअसल क्लोरीन से अटैच है, ये ब्रोमीन से अटैच है, ये आयोडीन से अटैच है, यहाँ पर किसी ऑक्सीजन से ये H प्लस अटैच नहीं है। इस वजह से इन सारे एसिड को हम लोग ऑक्सी एसिड नहीं बोलेंगे, ये नॉट ऑक्सी
एसिड। क्लियर है ऑक्सी एसिड की डेफिनेशन। तो अभी जो है हम लोगों को लेक्चर में क्या पढ़ना है, हम लोगों को लेक्चर में पढ़ना है ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड भी बोल सकते हैं ऑफ सल्फर, ठीक है ना। तो सल्फर दरअसल कई तरह के ऑक्सी एसिड को बनाता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखकर दिखाऊं तो वो हो सकता है H2SO3, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। H2SO4 हो सकता है, H2SO5 हो सकता है, H2S2O7 हो सकता है, H2S2O8 हो सकता है, और इसी के साथ साथ H2S2O3 भी हो सकता है, H2S2O4 भी हो सकता है, H2S2O5 भी हो सकता है, H2S2O6 भी हो सकता है। और यहाँ O6 वाले में आप लोगों को याद रखना है कि H2SXO6 भी हो सकता है। मतलब H2SXO6 करने का मतलब हेयर X बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5 यहाँ तक होता है, यानी कि यहाँ पर X का वैल्यू जो है 2 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। इन सारे ऑक्सी एसिड में जो भी ऑक्सी एसिड आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर, इन सारे ऑक्सी एसिड में जितना भी ऑक्सी एसिड नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारा स्टेबल भी है और बहुत सारा अनस्टेबल भी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सबका सब स्टेबल भी है, इसमें बहुत सारा स्टेबल भी है और बहुत सारा अनस्टेबल भी है। और इसमें जितना भी स्टेबल एसिड है वो तो क्या करना है, अभी रात में पाउडर लगाता है कोई? मतलब पाउडर लगाओगे तो तुम पापा की तरह गोरे हो जाओगे क्या? बाद में लगाना। घर से कहाँ घूम जाएगा, घर में ही रखा हुआ है तो कैसे घूम जाएगा? क्या अंदर निकाल के दो ना। मैं अंदर से कैसे निकालूंगा? घुस के छोटा सा बिल में पापा कैसे घुस जाएंगे? हाथ से। हाथ नहीं ना है, पापा का तो छोटा हाथ है। ऐसे देखो क्या हाथ है। अरे ये हाथ तो अभी मेरा रबर का है ना, इसलिए लंबा हो गया। बाद में पापा निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि बाद में अभी काम कर रहा हूँ ना। क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारे तरह बेरोजगार हो जाएंगे ना। ये दे देना। ये क्या है? इसका ये है, इधर चिपका हुआ है। ओ ये छिपकली दे दूंगा। छिपकली का क्या करेगा? उसका स्टूडेंट को दे देना। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट स्टूडेंट बच्चे लोग को स्टूडेंट, बच्चे लोग को स्टूडेंट बोलते हैं। और तुम क्या हो? तुम दादाजी हुए। जिसको चिपका नहीं है वहाँ क्यों चिपका दूं? ऐसे दिखने लगेगा चिपका हुआ। और बच्चे लोग नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा फिर? बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो पढ़ाई न करने दो, नहीं पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाए? तुम नहीं पढ़ाओगे, तुम नहीं पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाओ? बच्चे लोग तुम्हारे तरह बन जाएंगे बदमाश तब। होने दो। तुम क्या क्या बदमाशी करते हो दिन भर? दांत तोड़ देंगी। किसका? तुम्हारा। तो मेरा दांत तोड़ दोगे तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? लिप से कैसे पढ़ाते हैं? लिप। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होती है जो? हाँ। क्या पढ़ाती मैडम? ABCD क ख ग घ। ABCD क ख ग घ। तुमको कुछ आता है? तुम सुनाओ तो। 5 का टेबल सुनाओ। 5 टेबल नेक्स्ट सुनती है, क ख ग घ और ABCD सुनाती है। वो तो आज से 2 साल पहले सुनती थी, अभी तो क ख ग घ और ABCD सुन रही है। गधे का बच्चे। चलो बाय, जाओ पाउडर बाद में लगाना। सब लोग पाउडर लगा के मेरे तरह गोरा बनना चाहते हैं। तो बच्चों मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सी एसिड्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अलावा भी कई और सारा भी हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एटसेट्रा लगा देता हूँ। तो इन सारे ऑक्सी एसिड में कई सारे स्टेबल होते थे, कई सारे अनस्टेबल ऑक्सी एसिड होते थे, और
इन सारे ऑक्सी एसिड की स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो इनमें से कई सारा तो ऐसा है जिसे कि हम लोग आइसोलेट भी नहीं कर सकते, मतलब इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि उसे हम लोग आइसोलेट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा ऑक्सी एसिड पाया किस रूप में जाता है, तो ये सारा ऑक्सी एसिड या तो सॉल्यूशन में पाया जाता है, ठीक है, और या तो ये सारा का सारा ऑक्सी एसिड जो होता है वो अपने रेस्पेक्टिव सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। जैसे H2SO4 है तो सॉल्यूशन में तो रहेगा ही, और साथ ही साथ ये Na2SO4 जैसे कई तरह के सॉल्ट के रूप में भी रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ना होता है, हम लोग एक एक करके उन सारे ऑक्सी एसिड के बारे में इंडिविजुअली देखते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं PHUROUS सल्फ्यूरस एसिड के बारे में। ओके, सल्फ्यूरस एसिड को हम लोग H2SO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड को हम लोग बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO3 से। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बच्चों यही स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना है जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ऑक्सी एसिड का, तो आप लोग गौर करोगे कि वो सबका सब क्वेश्चन मोस्टली ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होता है। स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद है और अच्छे से आप लोग जान रहे हो जो कि केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से बनता है, तो आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा इजी मैनर में कर सकते हो। तो इस एसिड को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। अगर बच्चों यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड के बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी मतलब होता है कि कितना H+ वो लिबरेट कर सकता है, और कौन सा H+ जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो बताओ, तो एक H+ यहाँ है, एक H+ यहाँ है, तो कितना इसकी बेसिसिटी हो जाएगी, बताओ, 2 के बराबर। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग पूछें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो वो कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है बच्चों वो कितने के बराबर है, 4। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में होता है जो कि 1 के बराबर है, ड्यू टू व्हिच इट कैन ऑल्सो एक्ट एज लेविस बेस। सही है ना, कि ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्सी एसिड है सल्फर का जो कि लेविस बेस की तरह काम करता है, तो आप लोग जवाब दोगे सल्फ्यूरस एसिड। ओके, अब हम लोग दूसरे ऑक्सी एसिड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा ऑक्सी एसिड जो सबसे कॉमन है दैट इज H2SO4, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। काफी आसान है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पर 2 OH रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड में एक दो बात और बता देता हूँ कि ये जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है 1, 2, 3, 4, ये कितना होगा बताओ, sp3। और साथ ही साथ लोन पेयर को तो स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो 3 बॉन्ड है ये इस तरह से पिरामिडल शेप भी बनाता है, यानी कि इसका शेप जो है वो कैसा होता है बच्चों, पिरामिडल, PIRAMIDAL, पिरामिड की तरह होता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें बच्चों तो यहाँ पर भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड होने के वजह से कैसा होगा, sp3, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। और साथ ही साथ ये जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर को चारों तरफ से मिलाओगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल। ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल होने के बाद यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं बोल सकते हैं। किसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, याद रखो, देखो याद, इसमें दोनों H+ हटा दोगे ना तो ये SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको सल्फेट आयन बोलते हैं। तो सल्फेट आयन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O-, यहाँ जो O- है ध्यान रखना, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। जानते हो क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के वजह से ये चारों बॉन्ड जो है 1, 2, 3, 4, ये चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा तो बॉन्ड एंगल बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि ये चारों बॉन्ड एक दूसरे को बराबर मात्रा में रिपेल करेगा, इस वजह से ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, यानी कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट। ओके बच्चों, तो ये सारी कहानी है सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अगर हम लोगों को पूछा जाए कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो क्योंकि ये भी 2 H+ लिबरेट कर सकता है इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 के बराबर। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर सल्फर का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये +6 के बराबर है। तो +6 के बराबर है तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का। तो बताओ, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, नो ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई नॉट एक्ट
एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर सकता है, लेकिन +6 से घट तो सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से घट सकता है, नीचे आ सकता है, यानी खुद रिड्यूस हो सकता है। सो कैन एक्ट एज ऑक्सी डाइजिंग एजेंट। ठीक है ना बच्चों। और अगर आप लोगों को याद हो, ये HNO3 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोगों को कंपेयर करना हो, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है और H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इन तीनों ऑक्सी एसिड में से सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? HNO3। इवन HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में आता है। कौन H2SO4 भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H3PO4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग जाने बच्चों H2SO3 के बारे में, ये जो H2SO3 आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना नजर आ रहा है? +4, यानी कि +4 से ये बढ़ के अपना ऑक्सीडेशन नंबर +6 भी कर सकता है, यानी कि H2SO3 अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो कैन एक्ट एज कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्सी एसिड है सल्फर का जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो आप लोग ध्यान देना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से कम होगा ना, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करके 6 तक जा सकता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं बच्चों H2SO5, नेक्स्ट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो H2SO5 को बच्चों हम लोग कारोज एसिड भी बोलते हैं, तो ये नाम भी याद रखना जरूरी होता है। और इसे हम लोग परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं, याद रहेगा। H2SO4 को 5 को हम लोग क्या नाम देते हैं? कारोज एसिड और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। और ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर रहेगा बच्चों, ये भी अच्छा खासा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ OH। तो क्या खासियत आप लोगों को दिखा नजर आ गया होगा। यहाँ पर इस सल्फर ये ऑक्साइड है, तो -2 ये ऑक्सीजन -2, लेकिन ये दो ऑक्सीजन जो है ना, ये परऑक्साइड है, इसलिए -1 रहेगा। ओके, ये जब पानी में आयनाइज होगा बच्चों, तो क्या बना लेगा? S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस और ये O माइनस, कुछ इस तरह से। ये भी 2H+ देता है, जिस वजह से इसकी बेसिसिटी जो है बच्चों वो कितने के बराबर है? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6 के बराबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी 6 है, लेकिन दो को जो परऑक्साइड रहता है ना, ये 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाला, इसी के वजह से ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझे बच्चों? अगर यहाँ पर भी हम लोग देखें कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, तो यहाँ भी सल्फर के अराउंड 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा। और स्ट्रक्चर भी यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी अपने को देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सी एसिड की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट ऑक्सी एसिड जो है अपना वो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और उसको हम लोग बोलते हैं H2H2O7। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा, H2H2O7 इज व्हाट? दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, तो इसे ध्यान से देखना, ये सल्फ्यूरिक एसिड से ही एक्चुअली बना हुआ है। S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी O-H, और ये एक सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बनाया, और ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड इसी के नियर बाय मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसे भी ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। ठीक है, तो इस जगह से बच्चों एक जगह से H निकल जा रहा है और एक जगह से क्या निकल जा रहा है? OH। एक जगह से H निकल गया, एक जगह से OH निकल गया, तो क्या निकल गया? H2O निकल गया। तो H2O निकलने के बाद यहाँ ध्यान से देखो, S डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, और इधर डबल बॉन्ड O रह गया, यहाँ पर OH रह गया, और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड O था, और यहाँ पर भी एक OH जो है बच्चों इस तरह से मान लो रह गया। तो ये जो कंपाउंड बना ना, इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग नाम देते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकलने के बाद जो एसिड बनता है उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के बेसिसिटी की बात करें तो देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ है
एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन ये छोड़ेगा तो यहाँ बेसिसिटी 2 हो गया। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में हर एक सल्फर, इस सल्फर का भी और इस सल्फर का, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखोगे तो दोनों का दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये दोनों का दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें सल्फर का, तो यहाँ पर भी सल्फर का और यहाँ पर भी सल्फर का, दोनों जगह सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 के बराबर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर पर जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं H2S2O8। क्लियर है? तो H2S2O8 जो था, यहाँ पर हम लोग देखें अगर ध्यान से, तो इसका नाम होता है MaRSH मार्शल्स एसिड, या फिर इसे ही हम लोग परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं। इसे हम लोग या तो नाम देते हैं बच्चों क्या, इसे हम लोग नाम देते हैं मार्शल्स एसिड, या फिर परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग बच्चों इसे ही बोल देते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दरअसल ये कारोज एसिड के डिहाइड्रेशन के बाद बनता है। तो हम लोग यहाँ पर 2 कारोज एसिड बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ देखो ये OH, और कारोज एसिड में परऑक्साइड आता था ना, कुछ इस तरह से OOH, याद है। और यहाँ पर भी दूसरे साइड भी कारोज एसिड में क्या रहता था, परऑक्साइड S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ डबल OH। तो यहाँ कारोज एसिड से 2 गो OH निकाल दो, 2 गो माइनस ऑफ H2O2 निकाल दिए, तो बताओ तो क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O। ध्यान से, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन देखो तो कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा कि नहीं, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और साथ में यहाँ डबल बॉन्ड O और इस जगह पर OH। तो याद रखना है बच्चों ध्यान से। तो यहाँ पर आप लोग गौर करोगे कि ये सारा ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट करने का मतलब ये सारा का सारा ऑक्सीजन जो है ये ऑक्साइड है, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन जो है ना ये दोनों पेरोक्साइड है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग निकालो तो दोनों का दोनों सल्फर जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों का, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है वो +6। और इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक, जो ऊपर भी लिखी दिए थे, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल्स एसिड भी हम लोग इसे बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी क्या होता है, कितना H+ ये देगा जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर अटैच है। तो एक यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, एक यहाँ 2 ही है ना, तो बेसिसिटी जो है इसका भी कितने के बराबर होगा, 2। और हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखे दिए, और हाइब्रिडाइजेशन भी लिखोगे ऑफ ईच सल्फर एटम, तो यहाँ पर sp3 आएगा, यानी कि इस sp3 होने की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका अबाउट ईच सल्फर एटम, कि हर एक सल्फर एटम के अबाउट इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है बच्चों, टेट्राहेड्रल। तो देख रहे होगे आप लोग कि कोई भी ऑक्सी एसिड पर आधारित क्वेश्चन तुम तभी इजी मैनर में बना पाओगे जब उस ऑक्सी एसिड का आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं डाइथायोनिक एसिड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं H2S2O6। क्लियर है? इसे हम लोग क्या नाम देंगे, डाइथायोनिक एसिड। तो याद कर लेते हैं डाइथायोनिक एसिड के स्ट्रक्चर को। उसमें होता क्या है कि 2 सल्फर, जैसे कि याद है आप लोगों को याद रखना है क्या, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता था ऐसे OOH, और बीच में एक ऑक्सीजन रहता था, और इसको हम लोग क्या नाम देते थे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर अगर इस ऑक्सीजन के जगह एक और ऑक्सीजन घुसा दोगे तो वो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो जाता था, जो कि अभी पीछे देखें। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर बच्चों हम लोगों को देखना है डाइथायोनिक एसिड। तो डाइथायोनिक एसिड में ना ये ऑक्सीजन हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो बनेगा क्या, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर से बनाते हैं, यहाँ पर एक दूसरा सल्फर, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और 2 OH जो था ना, एक OH इधर और एक OH इधर। तो ऐसा इसलिए बना है ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी हम लोग दिखा सकते थे, S डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ 2 सल्फर जो है वो भी इस तरह से OH, डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O। कैसे भी बनाओ, तो दिखाना ये है कि हर एक सल्फर के अबाउट ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है। तो बताओ तो यहाँ पर बेसिसिटी जो है वो कितने के बराबर है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये लिबरेट कर सकता है जो ऑक्सीजन पर अटैच है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है वो कितने के बराबर है बच्चों, 2 के बराबर। और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखें ऑफ ईच सल्फर, तो हर एक सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन जो है, यहाँ पर गौर ये तो 4 बॉन्ड चूंकि बनाया है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है।
और अगर यहाँ पर हम लोग बोले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर तो ये थोड़ा अलग सा है। यहाँ देखो दो बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, लेकिन ये बॉन्ड चूंकि दो सल्फर के बीच है तो इस वजह से इस बॉन्ड के टूटने के बाद कोई चार्ज नहीं होगा दोनों सल्फर पर। तो चार्ज सल्फर पर किस पर होगा? इस दो के वजह से, दो के वजह से और एक के वजह से। बताओ तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया सल्फर का? +5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोगों को क्या पता चला कि ये ऑक्सीडाइज होके +6 भी जा सकता है। तो खुद ऑक्सीडाइज होके +6 में जा सकता है, तो इस वजह से H2SO6 जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, और खुद रिड्यूस तो हो ही सकता है, तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन याद रखना कि डायथायोनिक एसिड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के भी तरह काम करता है, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और बाकी चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो हर एक सल्फर के अबाउट ये किस फॉर्म में रहेगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर याद रखना टेट्राहेड्रल करने का मतलब हर जगह 109 डिग्री 28 मिनट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसा तब होता है 109 डिग्री 28 मिनट जब चारों का चारों बॉन्ड एक दूसरे से इक्विवेलेंट हो, या फिर वहां पर रेजोनेंस से वो इक्विवेलेंसी वाला चीज आ गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका की फॉर्मूला हो जाता है H2S2O3। तो ये जो है ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा व्हाट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड? H2S2O3। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ OH। H2SO4 का स्ट्रक्चर ये था ना। सिर्फ करते क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के बजाय यहाँ पर सल्फर डाल देते हैं, तो S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर भी OH दिख गया। तो बस ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। खाली एक ऑक्सीजन के बजाय हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं? सल्फर। तो इस परिस्थिति में इसकी बेसिसिटी जो है वो कितने के बराबर होगी? इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये कितना हाइड्रोजन छोड़ सकता है, तो ये 2 हाइड्रोजन छोड़ सकता है। इस वजह से इसके बेसिसिटी जो है वो कितने के बराबर है बच्चों? 2 के बराबर। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट गौर करोगे तो इस सल्फर का -2 होगा और इस सल्फर का +6 होगा, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है -2 एंड +6। लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बच्चों तो वो जो होता है ये +2 के बराबर होता है। लेकिन ये +2 करेक्ट नहीं माना जाएगा, इंडिविजुअल यानी कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और +6। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने का तरीका होता है H2S2O3 है ना, तो यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन का +1 होता है, तो हाइड्रोजन का +1 × 2, सल्फर का x मान लो तो 2x, और ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0। तो इस आधार पर x का वैल्यू निकालोगे ना तो ये +2 के बराबर होगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितने के बराबर होगा बच्चों? वो हो जाएगा -2 और +6 के बराबर। कैसे निकालते हैं? देखो, यदि वहां पर कॉमन जो एक्सप्लेनेशन था ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में कि अगर कोई बॉन्ड जो होता है वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच बनता है, तो उस परिस्थिति में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो इस आधार पर आप लोग गौर करोगे कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 4 यानी +4 होगा। लेकिन और इसको जो है अगर कोई बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच बनता है तो उसे बराबर तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि ऐसा तब, जैसे कि यहाँ देखो H2O2 था ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन के तरफ, ये ऑक्सीजन के तरफ, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को बराबर तोड़ेंगे, जिस वजह से यहाँ -1 यहाँ -1। ऐसा इस वजह से होता है ना कि इस ऑक्सीजन का सराउंडिंग और इस ऑक्सीजन का सराउंडिंग दोनों देखो सेम है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो इधर जितना खिंचाव होगा इधर भी उतना खिंचाव होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर तोड़ देते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये वाला सल्फर जो है ना, ये वाला सल्फर और ये वाले सल्फर, दोनों सल्फर के सराउंडिंग में डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। डिफरेंस क्या है कि ये वाला सल्फर चूंकि 3 ऑक्सीजन से अटैच है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देता है। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाने के वजह से यहाँ पर ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इस सल्फर की तरफ शिफ्ट होगा, जिस वजह से इस सल्फर पर कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों? -2। और यहाँ पर चूंकि 2 इधर गया, 2 इधर गया और 2 इधर गया, तो कुल मिलाकर इस सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। और बाकी बातें तो काफी आसान है, और वो आसान बात क्या कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, जिसके वजह से 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और यहाँ पर
इस सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इस सल्फर का sp3 आएगा, क्योंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सी एसिड पर चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट पर जाने के पहले ये जो अभी हम लोगों ने थायोसल्फ्यूरिक एसिड को देखा था H2S2O3, इसके सॉल्ट की बात करें, यानी कि इसे मान लो NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2S2O3। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम ही होता है हाइपो। और ये हाइपो का जो सॉल्यूशन होता है ना, हाइपो सॉल्यूशन करने का मतलब क्या, जो Na2S2O3 का सॉल्यूशन है, Na2S2O3 ये पानी में टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2Na प्लस H2O3 2-। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपो सॉल्यूशन। और हाइपो सॉल्यूशन जो होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो कैसे, जैसे H2O3 2- जो है ये पानी में जाएगा तो S4O6 2- में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो +2 के बराबर है, और यहाँ सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो +2.5 के बराबर है। यानी कि ये जो है खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं, +2 से +2.5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। इसलिए ये हाइपो सॉल्यूशन किस तरह से काम करता है, एक्ट एज वेरी गुड क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हाइपो सॉल्यूशन से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अभी जो हम लोगों ने ओजोन चैप्टर में पढ़ रखा है कि ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो है वो हम लोग किससे करते हैं, आइडोमेट्री से। आइडोमेट्री करते हैं ना, आइडोमेट्री में क्या होता है कि समथिंग को, जैसे ओजोन ही था तो ओजोन को हम लोग I- के साथ ट्रीट करके I2 बना लेते हैं, और फिर इस I2 को कैसे एस्टिमेट करते हैं, इसे H2O3 2- से दोबारा से I- में कन्वर्ट करते हैं। तो ये H2O3 2- यानी कि हाइपो सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या चीज में, आइडोमेट्री में। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो होता है एंटी क्लॉर के रूप में भी हम लोग करते हैं। एंटी क्लॉर जो कि पिछले चैप्टर में SO3 के यूजेस में आप लोगों ने देखा था, क्लोरीन वगैरह को रिमूव करने के लिए, क्लोरीन को कहां से, फ्रॉम द फैब्रिक ऑफ क्लॉथ से इसे हटाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसे हम लोग एंटी क्लॉर भी बोलते हैं। और एंटी क्लॉर का और भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये हाइपो सॉल्यूशन है ना, ये स्किन डिजीज में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस तरह का स्किन डिजीज, कि फंगल इन्फेक्शन होता है ना, फंगल इन्फेक्शन जो स्किन वगैरह पर हो जाता है, जैसे कि आप लोग नहाते वहाते नहीं हो, खाली डीओ मार मार के कोचिंग जो आते थे, तो आप लोगों की स्किन पर जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, उसमें भी हाइपो सॉल्यूशन से ही हम लोग काम चलाते हैं, यानी कि उसके ट्रीटमेंट में। इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में भी बच्चों होता है। ये हाइपो सॉल्यूशन का इस्तेमाल फोटोग्राफी में भी होता है। किस काम के लिए, टू रिमूव एजीबीआर को रिमूव करने के लिए। ये सब याद रखना, सबसे क्वेश्चन मिलेगा। ये फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है, टू रिमूव एजीबीआर। और एजीबीआर को किस रूप में ये रिमूव करता है, एजीबीआर के साथ रिएक्ट करके हाइपो सॉल्यूशन जो होता है Na3AgS2O3 2- का होल 2, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से याद करो। हम अभी इसको याद कर लिए हैं, तुम लोग भी याद कर लो। देखो यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं ना, सुंदर लग रहा है। हाईलाइटिंग के बाद ज्यादा डीप हाईलाइटिंग कर देते हैं तो ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा। ये टाइम इसलिए खर्च हो रहा है कि याद करना है आप लोगों को, यहाँ पर दांत नहीं निकालना है। और बाकी बातें तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को याद ही है। वो बाकी बातें क्या थी कि सल्फर जो होता है H2O3 2- में, भले ही यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने +2 लिख दिया था ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली 2 सल्फर में से एक सल्फर -2 में और एक सल्फर +6 में होता है। बाकी इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो सेंट्रल सल्फर एटम का वो कितने के बराबर होता है, sp3, जिसके वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इन चीजों को याद रखना। और साथ ही साथ याद रखना H2O3 2- जो होता है एफ्लोरोसेंट होता है। H2O3 2- जो होता है वो क्या होता है, EFFLOROSCENT। तो गौर कर रहे होगे कि ये हाइपो सॉल्यूशन यानी कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड से कई तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, H2S4O6। इसका भी स्ट्रक्चर खतरनाक होता है, खतरनाक नहीं, काफी आसान होता है। S डबल बॉन्ड O और बीच में सल्फर 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 डबल बॉन्ड OH दिखा। ये उसी सीरीज का एसिड है जो सबसे शुरुआत में मैंने नहीं बताया था कि बहुत तरह ऑक्सी एसिड जो होता है सल्फर का, वो क्या होता है, H2SXO6 याद है, जहां पर X का वैल्यू जो होता था 2, 3, 4 और 5 तक जा सकता था। उसी में ये 4 अगर हम लोग रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, H2S4O6 बनेगा ना। तो बाकी का क्या होगा, यदि यहाँ पर मान लो कि 2 रखते हैं तो 2 मतलब सिर्फ ये और ये रहता नहीं,
और अगर हम लोग 3 रखते हैं तो ये सिर्फ ये रहता है ना कि H2S2O6, इसके बारे में हम लोग देख लिए और उसका नाम जो था बच्चों डायथायोनिक एसिड था ना, डायथायोनिक एसिड। यहाँ पर अगर 3 रहेगा ना तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइथायोनिक एसिड, 4 रहेगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों टेट्राथायोनिक एसिड, और 5 रहेगा ना उसका नाम हो जाता है पेंटाथायोनिक एसिड। 3 वाला और 5 वाला अनस्टेबल होता है जो कि आइसोलेट नहीं करा जा सकता है। 2 वाला थायोनिक एसिड तो हम लोगों ने पढ़ा ही, और 4 वाला टेट्राथायोनिक एसिड वो तो हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। इन चीजों से ना सिर्फ क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों। अगर सामान्य रूप से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें बच्चों, टेट्राथायोनिक एसिड के ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर अगर जनरल कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग जाने, जनरल कॉन्सेप्ट क्या था कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम के बीच हम लोग बॉन्ड को तोड़ते थे, किस तरह से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ भेज देते थे और सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ करते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ करने पर क्या हो जाता है बच्चों की कुछ इस तरह का परिस्थिति बनता है। सॉरी, यहाँ पर 2 सल्फर था। दरअसल अभी क्या हुआ ना कि वीडियो जहां तक अभी आप पिछला वीडियो जहां तक देखे उसके बाद पॉज हो गया और पता ही नहीं चला, और आगे 1 घंटा पढ़ा दिए और उसके बाद पता ही नहीं चला, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। इसलिए ये दोबारा लिख कर बता रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा मेहनत पड़ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देखो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो जाएगा +6, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो जाएगा +6, और इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और -1 होगा, जो कि सामान्य तौर पर हम लोग करेक्ट मानते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन कई जगह ये और भी तरीकों से लिखा हुआ मिलेगा तुम लोगों को, वो इस तरह से SS S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, सही है ना। तो इस परिस्थिति में अगर तुम लोग गौर से देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे ना वही बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सल्फर का +5, और यहाँ पर भी बच्चों सल्फर का कितना हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना सल्फर का, कि ये वाला सल्फर का +5 और ये वाला सल्फर का +5 और इस वाले सल्फर का 0 और इस वाले सल्फर का 0, इसे करेक्ट नहीं माना जाएगा। करेक्ट किसको माना जाएगा, ये -1 और ये +6 और +6 को। क्यों ऐसा देखने को मिलता है, इसका वजह मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब वजह ये होता है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि ये OH है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S S डबल बॉन्ड O। मूड खराब होता है तो गड़बड़ भी होते चले जाता है। S डबल बॉन्ड O नहीं है मूड खराब, तो मूड को इम्प्रोवाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब देख के लगता है ये चारों सल्फर जो है ना सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, लेकिन करता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन जो इस वाले सल्फर के चारों तरफ मौजूद है, इस सल्फर और इस सल्फर का, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसको इलेक्ट्रॉन खींचकर इसको क्या बना देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना दिया, तो बताओ तो ये दोनों सल्फर जो है, ये दोनों सल्फर क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है, जिस वजह से इस सल्फर पर -1, इस सल्फर पर -1 और इस सल्फर पर +6 और इस सल्फर पर +6। और जनरल कन्वेंशन के अनुसार क्या था याद है, इस पर +5, इस पर 0 0 और इस पर +5 था। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चाहे इस तरह से देखो या इस तरह से, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इस सल्फर का 2.5 के बराबर हो जाएगा। बाकी ये जो टेट्राथायोनिक एसिड है, यहाँ पर हर एक सल्फर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, हर एक नहीं, ये वाला और ये वाला किनारे वाला, ये बीच वाले सल्फर की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से इन दोनों सल्फर के अबाउट ये स्ट्रक्चर बैंड होता है। और यहाँ पर देखो इसमें कितना हाइड्रोजन ये लिबरेट कर सकता है, 2, तो इसकी बेसिसिटी जो है बच्चों वो कितने के बराबर हो जाएगी, 2। तो टेट्राथायोनिक एसिड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता था वो यही बनता था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग सल्फर का क्या होगा। टेट्राथायोनिक एसिड जैसे H2S4O6 है, इसे अगर आप किसी बेस के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2S4O6 में। तो यहाँ पर गौर करो, ये Na+ अगर हट जाएगा तो 2Na+ और प्लस S4O6 2-, तो S4O6 2- का स्ट्रक्चर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हम लोग देख सकते हैं
कि S डबल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ पर S, यहाँ S, यहाँ S डबल बॉन्ड O पर माइनस। तो यहाँ पर भी इस सल्फर, इस सल्फर, इस सल्फर और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, इस वाले सल्फर का क्या हो जाएगा -1, इस सल्फर का -1, इस सल्फर का +6। तो याद रखना। और ये S4O6 जो है ना, आप लोगों को यहाँ भी नजर आएगा, याद होगा आप लोगों को कि ये जो हाइपो सॉल्यूशन था S2O3 2- है ना, हाइपो सॉल्यूशन था, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होता था क्या चीज में, S4O6 2- में। तो ये जो S4O6 2- आप लोगों को नजर आ रहा है ना, वो S4O6 2- यही है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, यही S4O6 2- दरअसल यहाँ पर भी लिख रहे हैं। तो यही वाला जो सल्फर है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर +2 लिए थे, यहाँ पर कितना ले लेंगे, ये +2 लिए थे, यहाँ पर +2.5, और यहाँ से यहाँ चूंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ और इस वजह से ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एडोमेट्री वगैरह में इस्तेमाल करते थे ना हाइपो सॉल्यूशन का। तो बच्चों आप सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में आते हैं, लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और वो हिस्सा होता है समरी। तो बच्चों समरी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले H2SO3 से। इसका नाम क्या होता था बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हम रिवाइज करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से देखना। सल्फ्यूरस एसिड को क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता था, डबल बॉन्ड OH। इसमें बताओ तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। यहाँ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलेंगे तो sp3 ही होगा, जिस वजह से ये पिरामिडल शेप होता था इसका। सिर्फ सुनते चले जाओ और याद भी करते चले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता था, जिस वजह से ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, इस वजह से ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता था। और यहाँ पर चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मौजूद रहता है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से लेविस बेस की तरह भी काम करता था। अब बच्चों हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा जो था वो क्या था, H2SO4, जिसको कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते थे। सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर बच्चों आप लोग याद रखना चाहो तो ये इस तरह से होता था, OH। यहाँ पर हर एक ये जो सल्फर है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता था, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होता था। 2 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है तो बेसिसिटी 2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है वो +6 होता था, इस वजह से ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इस वजह से H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन कॉन्क H2SO4 जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन कॉन्क H2SO4 जो है कॉन्क HNO3 से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कॉन्क H3PO4 से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है H2S2O7, और इसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। वो एक्चुअली H2SO4 के ही डिहाइड्रेशन के बाद हम लोगों को मिलता है। ऐसे आप लोग H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेट करोगे, यहाँ से यानी कि H2O निकालोगे तो ये क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा, और SO3 को हम लोग एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। उसी तरह H2SO3 के से वाटर निकालोगे तो SO2 बनेगा, और SO2 को एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड हम लोग बोल देते हैं। H2S2O7 जो है तो डबल से वाटर कम है, यानी कि H2SO4 को 2 टाइम करो और उससे वाटर निकालो तो H2S2O7 दिखेगा। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से, OH, यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, और ये OH बनता है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, तो बेसिसिटी जो है बच्चों वो 2 के बराबर। हर एक सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये टेट्राहेड्रल होगा हर एक सल्फर के अबाउट। और साथ ही साथ यहाँ पर सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिस वजह से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इस वजह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग 2 पेरोक्साइड वाला को देखते हैं, H2SO5 और दूसरा था H2S2O8। पहले वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चों ये कारोज एसिड है, या इसको पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन साथ में रहता है, और यही 2 ऑक्सीजन जो है ना, यही पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर इसके बेसिसिटी की बात करें तो ये 2 हाइड्रोजन चूंकि लिबरेट करता है, तो इसका बेसिसिटी जो है वो कितने के बराबर है बच्चों, 2 के बराबर। और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो +6 है, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन होने की वजह से ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नाम क्या था, कारोज एसिड या फिर पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पर हर एक सल्फर जो है, जो भी सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहेगा। लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, कहीं पर 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। लेकिन यहाँ पर H2SO4 में मैंने बताया था कि ये जब 2H+ देगा और SO4 2- होगा, तो SO4 2- में सल्फर जो है वो
तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से चूंकि ये चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर केस में सल्फर जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट में मौजूद रहता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों H2S2O8। H2S2O8 जो है इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं मार्शल्स एसिड या पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, OH और यहाँ पर OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर दो पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है, ठीक है ना। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो वो +6 के बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम लोग देखें सल्फर का sp3, लेकिन ये पेरोक्साइड होने की वजह से ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। टेट्राहेड्रल तो होगा हर एक सल्फर के अबाउट। और इसकी बेसिसिटी की बात करें, चूंकि ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है तो इसकी बेसिसिटी भी कितने के बराबर है बच्चों, 2 के बराबर। अब हम लोग देखते हैं डायथायोनिक एसिड। डायथायोनिक एसिड, तो डायथायोनिक एसिड दरअसल उस सीरीज का मेंबर है H2SXO6 का। क्या है सीरीज, यहाँ x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 3 और 5 वाला कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। 2 और 4 जो है कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट, तो डायथायोनिक एसिड में अगर यहाँ पर 2 रख दें तो H2S2O6 हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग बच्चों नाम दे देते हैं डायथायोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर जो होगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और 2 सल्फर जो होता है इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH हो जाता है, सही है। यहाँ पर अगर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो वो sp3 होता है। कहने का मतलब हर एक सल्फर के अबाउट यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। +5 यानी कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये +6 जा सकता है, इस वजह से ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ की चूंकि यहाँ पर सल्फर जो है +5 में है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पर बेसिसिटी की बात करें बच्चों तो चूंकि ये 2 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर। ये तो 2 वाला था। तो डायथायोनिक एसिड 4 अगर रहेगा तो बच्चों इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, टेट्राथायोनिक एसिड, यानी कि H2S4O6। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, टेट्राथायोनिक एसिड। और इसी का जो सॉल्ट होता है Na2S4O6 वही आयनाइज होकर S4O6 2- जैसा चीज बनाता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें बच्चों तो OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S S S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है OH। तो जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही आधारित क्वेश्चन आता है, तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इस सल्फर का होगा +6, इस सल्फर का होगा +6, इस सल्फर का होगा -1, इस सल्फर का भी होगा -1। लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें और तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +5 यहाँ 0 0। क्वेश्चन पूछता है सर दोनों तरह का क्यों बताते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बुक में अलग अलग तरह से रहता है, इस वजह से आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हर एक सल्फर का ये वाला और ये वाला सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ये दोनों सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, लेकिन ये दोनों सल्फर जो है ये दोनों सल्फर टेट्राहेड्रल रहेगा और ये दोनों सल्फर जो है ये बेंट शेप के साथ मौजूद होगा। और चूंकि ये 2 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है बच्चों वो कितने के बराबर है, 2 के बराबर। अब हम लोग देखते हैं हाइपो सॉल्यूशन जिससे बनता था, यानी कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और थायोसल्फ्यूरिक एसिड का H2S2O3 फार्मूला होता है। इसे हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता था, सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूला में क्या होता था बच्चों, यहाँ पर OH यहाँ OH। तो बस आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन मिटा देना है और ऑक्सीजन मिटाकर यहाँ पर सल्फर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करें तो ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहता है, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, चूंकि ये 2 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है तो इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है वो कितने के बराबर, 2 के बराबर। लेकिन ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि इसका सॉल्ट जो होता है Na2S2O3 से हम लोग हाइपो बोलते हैं, और इसका सॉल्यूशन जो होता है H2O3 2- ये हाइपो सॉल्यूशन कहलाता है। H2O3 2- दरअसल पानी में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। S4O6 2- जस्ट डबल कर दो बस। तो यहाँ सल्फर एज एन एवरेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यहाँ सल्फर +2.5। तो तुम गौर करो यहाँ से यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ तो इस वजह से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और H2O3 यानी कि हाइपो का कई सारा इस्तेमाल है, जैसे कि इसका इस्तेमाल आयोडोमेट्री में हम लोग करते हैं टू एस्टिमेट आयोडीन
एंड अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ओजोन वगैरह वगैरह। इसका इस्तेमाल हम लोग एंटी क्लोर के रूप में करते हैं, एंटी आई है CHLOR, एंटी क्लोर के रूप में हम लोग करते हैं, तो रिमूव क्लोरीन वगैरह। एंटी क्लोर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी कि हाइपो सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग फंगल इन्फेक्शन वगैरह स्किन से हटाने के लिए, स्किन डिजीज में फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हटाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह याद रखना, एवरेज +2 है लेकिन रियल में -2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इसका इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में AgBr को हटाने के लिए करते हैं, और AgBr हटाने के दौरान ये क्या चीज कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, Na3AgS2O3 होता है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों को याद रहना चाहिए। और ये जो होता है एफ्लोरेसेंट भी होता है, ये जो है एफ्लोरेसेंट भी होता है। तो ये सब कई सारा चीज था जो कि हम लोगों ने ऑक्सी एसिड और ये सल्फर में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और इसे अच्छे से तुम लोग याद भी कर लेना। ओके, अब यहाँ पर कुछ कुछ जरूरी बातों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सुबह का लेक्चर है, तो सुबह में लेक्चर देखने के दौरान आप लोगों को 2 जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए। या तो आप लोग बेड पर लेटकर भी इस लेक्चर को देख सकते हो, बीच में तकिया लगा लेना, और यहाँ पर जो हाथ से आप लोग ये मोबाइल पकड़ रहे हो, बस मोबाइल का अलाइनमेंट जस्ट आपके सिर के ऊपर होना चाहिए, मतलब एकदम आंख से 90 डिग्री पर आप लोग मोबाइल देखो। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप लोग नींद लगेगा, मोबाइल गिरेगा मुंह पर, कपाड़ खुलेगा तो बड़ा मजा आएगा, तुरंत से नींद टूट जाएगा। और ये पहला तरीका होता है देखने का। दूसरा तरीका तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि टेबल है। दूसरा तरीका, अभी चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गया होगा, तो ये जो है चेहरे पर अपना मुंडी जो है इस तरह से बैठ के, टॉयलेट नहीं है ये, टेबल है, कुर्सी है, तो इस तरह से बैठे हो, बस कपाड़ में चोटी जो है कहीं पर कांटी से ठोक लेना, जिससे क्या होगा, नींद आएगा तो अपने बाल खिंचाएगा। लेकिन यहाँ टेबल पर कुछ रहना चाहिए, बुक मोबाइल वगैरह रख लेना, ये नहीं कि टेबल खलिया टेबल को ताक रहे हैं, ऐसा वाला काम नहीं करना है बच्चों। और सबसे जरूरी होता है, और वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कैसे हम लोग करते हैं, इसका कोई तरीका नहीं होता है, लंबा लंबा कहानी रहता है। सिर्फ सेल्फ मोटिवेट, बस अपने आप को इग्नोर करने के जो प्रवृत्ति है हम लोग के अंदर, उसको कैंसिल कर दो, बस सेल्फ मोटिवेशन खुद मिल जाएगा। क्या चीज होता है, हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई अच्छा काम करना चाहता है, बस इग्नोर जो हम लोग कर देते हैं इसी वजह से। जैसे कि सुबह आप लोग आज उठे, आप लोग सोचे कि भाई आज तो इग्नोर नहीं करेंगे, सर ने बोला है कि इसी टाइम में वीडियो देखना है और रूटीन में रहना है, तो रूटीन में रहने के लिए आप लोग 5 बजे उठे, लेकिन 5:30 बजे तक हो सकता है आपका मूड बदल जाए, और क्या होगा कि धाए से डाउनलोडिंग मारे और अरे भैया डाउनलोडिंग का ऑप्शन हम हटा सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वो विषम परिस्थिति के लिए कि 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो 100 बच्चा में हो सकता है 5 को तकलीफ हो सकता है उस पर्टिकुलर डे, तो उसके लिए ये अवेलेबल रहना जरूरी है। और दूसरा कि आप लोग के मन में ये आता है कि एक बार वीडियो देखेंगे तो बाद में डाउनलोडेड रहेगा, उसे बार बार देख सकते हैं, फुर्सत है, इसको कभी देखो तो सोच के देखो, अपनी जिंदगी में सोचो कि जो अभी करंट में जितना वीडियो या काम है आप लोगों को करना, उसके बाद आपको पिछला देखने का फुर्सत। अभी बोल देंगे सॉल्यूशन के वीडियो लगातार 30-35 को देख लो तो फ्री में वहां पड़ा हुआ है, तो नहीं देख पाओगे, संभव नहीं है किसी भी परिस्थिति में। सिर्फ आप लोग ये रखो कि आप लोग इतने खुशनसीब हो कि ये जो राहुल जलान टीचर है ना, ये आप लोगों के पास हमेशा अवेलेबल है। तो आप लोगों को करना क्या है बच्चों, कि मन में ये रखना है कि अगर बाद में वीडियो का कंटेंट भूल भी जाएंगे तो ये बनना है ना आपको बताने के लिए। क्या होगा, बार बार आप लोग पूछो मेरे से, 2-4 को बात बोली सुनोगे, लेकिन बताने का तो बताते ही हैं, बस इसी ताकत के साथ आप लोग काम करोगे। यानी कि जैसे आप लोग के मोबाइल में वीडियो रह गया ना, मोबाइल में जैसे वीडियो रहा तो बस वही आप लोग को लेजी बनाएगा, आलसी बनाएगा, और कहेगा कि अरे बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में। सोच के देखो, 5:30 बजे डाउनलोड मार के रह गए वीडियो है आपके मोबाइल में, लेकिन दिन भर कई सारा काम है, बायो का क्लास करना है, मैथ का क्लास करना है, फिजिक्स का क्लास करना है, केमिस्ट्री का नोट्स लिखना है, केमिस्ट्री का होमवर्क लिखना है, इस संडे को टेस्ट भी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, बहुत सारा काम करना है। फिर 5 बजे जो है राहुल जलान सर मुंह ताक के ऊपर खड़ा हो जाएगा कि भैया एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। तो बताओ कि कहाँ देख पाओगे पिछला वीडियो, और पिछला का 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो पड़ा हुआ रहेगा। सुबह का टाइम जो है 5:30 का चुनने का बहुत सारा वजह है। एक तो भगवान का आशीर्वाद रहता है 5:30 बजे के समय, 5:30 बजे ईश्वर का असीम अनुकंपा जो है आप लोगों के ऊपर पड़ा हुआ रहेगा। दूसरा, इंटरनेट बहुत फास्ट रहता है, ये भी तो ईश्वर की अनुकंपा है कि सुबह सुबह इंटरनेट फास्ट हो गया, तभी तो आप लोग आराम से वीडियो के बिना बफरिंग के देख सकते हो। और शाम में 5:30 बजे इसलिए देखे हैं कि वहां तकलीफ में देखो, कि ये भी जानो कि हम लोग गरीब आत्मा है, फिर भी हम लोग वीडियो को देखेंगे बफरिंग के साथ ही। लेकिन क्या होगा ना कि वीडियो में उसी टाइम में जैसे देखोगे और आप लोगों के पास रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा मोबाइल में, तो आप लोग को प्रेशर होगा, अरे छूट जाएगा, और जैसे छूटने का डर होगा ना,
तभी आप लोग क्लास करोगे सही नियत समय पर। जैसे आप लोग के पास अवेलेबल होगा, मतलब मोबाइल में रिकॉर्ड है, ऑफलाइन आप लोग कभी भी चाहो देख सकते हो, तो बस आप लोग काम करने की कोशिश नहीं करोगे। आप लोग सोचो कि ऑफलाइन क्लास था, बंदा जो है यहाँ पर पढ़ा रहा है, आप लोग मुंह लगे ले यहाँ पर बैठे हो झूठ मूठ का भीड़ लगा के, तो इसमें अगर आप लोग एक दिन भी क्लास छूट जाते थे तो एक यहाँ तो मन में रहता था ना कि दोबारा वो लेक्चर हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो इसी वजह से आप लोग कम से कम अब्सेंट करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ मोबाइल में क्या हो रहा है कि मास्टर को मोबाइल में कैद जैसे कर लोगे, कभी भी मास्टर को देख सकते हो, तो ऑटोमेटिक आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये मास्टर साहब कोई हीरो हीरोइन नहीं है कि आपको गाना वाना डांस वांस करके दिखा रहा है तो बाद में आपको देखने का मन करेगा। अरे मास्टर तो बोर कर रहा है, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही नहीं देखना चाहोगे। रिकॉर्डेड रहेगा तो बाद में कभी नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए बस रूटीन बनाने के लिए, क्योंकि देखो समय बहुत कम है, बहुत सिलेबस में बहुत सारा काम करना है, बहुत चीज पढ़ना है, बहुत चीज याद करना है, तो दो नियत समय 5:30 और शाम में 5:30 इसे अपने खोपड़ी में डाल लो और इसी समय वीडियो को देखो। और ऑप्शन अपने पास नहीं रखो कि बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑप्शन बनाना तो तुम लोग अपने आप लेजी होते चले जाओगे, जो कि पिछले 2-3 दिन में आप लोग रियलाइज भी कर रहे होगे। वीडियो पड़ा हुआ है, सिर्फ देख रहे होगे टाइम पर, और होता क्या है ना कि उसी समय देखोगे तो आप लोग को लगेगा थोड़े देर में वीडियो हटने वाला है, तो आप लोग उसको ज्यादा ध्यान के साथ देखोगे। और जो चीज आपके मोबाइल में पड़ा है ना, लगेगा कि अरे कम भी ध्यान देंगे ना तो बाद में, यानी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अरे बाद में दोबारा देख लेंगे, मतलब रिपीट करके देख लेंगे। अरे और यहाँ पर रिपीट करने का ऑप्शन है नहीं, तो क्या करोगे कि ज्यादा ध्यान केंद्रित करोगे, लगेगा मन में ना कि जितना देखना है अभी ही देखना है। तो बस इसी वजह से ये सब काम कर रहे हैं, यानी कि हमको क्या है, हम तो चाहे तो वीडियो वहीं नेट पर छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ते रहेगा, बाहरी लोग भी देखेगा, बहुत सारा फायदा हमको मिलने जा रहा है। लेकिन इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि तुम लोग पर प्रेशर बने। हो सकता है तुम जो 100 हो, 100 में 5 बंदा भी मेरा अगर बात मान ले रहा है तो वो 5 ही मेरे लिए बेनिफिट का काम कर रहा है, 5 बंदा ही मेरा काम कर रहा है, तो वो 5 को बेनिफिट दिखेगा। एक दिन में, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 11वां दिन पक्का दिखेगा। 11वां दिन तो उन लोग का आदत बन चुका होगा कि अपने 5:30 बजे होगा, नींद में सुतले होगा, लेकिन आंख का पलक जो है खुल जाएगा और मोबाइल में जाके आंख चिपक जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं बच्चों। तो तुम लोग को भी बाबू थोड़ा सा सपोर्ट करो और नियत समय पर देखो। नियत समय पर मतलब 5:30 ओके। तो रहने दो, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। तो यहाँ तक का नोट्स आप लोग कंप्लीट करो और कॉपी याद करो। देखते हैं कॉपी कब तक याद करो और फुर्सत कब मिल रहा है तुम लोगों को। ठीक है, बाय बाय।